बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स ऑफ द पोएम, पोएम ट्रांसलेशन, थीम, सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1874 और डेथ 1963 में हुई, ये एक अमेरिकन पोइट और ये अपनी पोइट्री में कॉलिकल लैंग्वेज यूज़ करते थे। मीन जो दोस्ताना लैंग्वेज नहीं होता जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच में यूज़ करते हो। इसकी डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई और इसके जो फादर थे वो जर्नलिस्ट थे और इसकी जो मदर थी वो स्कॉटलैंड से थी। ठीक है। और इसी तरह इसकी डेथ 1885 में हुई। फिर ये अपनी मदर इसके जो फादर थे उसकी डेथ 1885 में हुई। फिर ये अपने मदर और सिस्टर के साथ लॉरेंस सचेस्ट की तरफ मूव किया इसने। वहाँ पे इसने एक हाई स्कूल अटेंड की और वहाँ से जो है इसका जो इंटरेस्ट था पोइट्री में डेवलप हुआ और पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था। इसका जो फर्स्ट पोएम था जो पब्लिश हुआ था, ये नाम याद रखना ज़रूरी है, माई बटरफ्लाई एंड एलिजी इन आई न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इन 1894। ये डेट भी रिमेंबर करना ज़रूरी है। इसके दो पोइट्री कलेक्शन जो है पब्लिश हुए हैं। द फर्स्ट वन अ बॉयज़ विल 1913 में और दूसरा जो है नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में, और ये इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे। फिर इसने ये सोचा कि ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स में भी पब्लिश होने चाहिए और यहाँ से जो है इसे फिर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे। इस्टेब्लिशिंग फ्रॉस्ट एज अ टैलेंटेड पोइट, मतलब ये एज अ टैलेंटेड पोइट जो है लोगों ने इसको कंसिडर करना शुरू किया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्क्स इंक्लूड मैनी वेल नोन पोएम्स। इसमें द रोड नॉट टेकन, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इस पोएम में है क्या। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये दूसरा पोएम है, इंपॉर्टेंट पोएम। एंड ऑफ कोर्स मेंडलिंग वॉल, जो आज हम डिस्कस करेंगे। हिज पोएम्स ओपन एक्सप्लोर थीम्स, इसके ये जो है नेचर का बहुत बड़ा फ़ैन था। इसके पोएम में हमेशा नेचर को डिस्कस किया जाता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड इसी तरह चॉइसेस एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रूरल लाइफ। और ये अपनी पोइट्री में हमेशा जो है रूरल लैंग्वेज यूज़ करता था ताकि लोग जो है इसको ईज़िली पिकअप कर सके। की पॉइंट्स, मेंडिंग वॉल ये एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और 1914 में पब्लिश हुई। ठीक है। इसमें जो है जो स्पीकर है और जो नाइबर है, इन दोनों के बीच एक दीवार है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। इंट्रोडक्शन देके द पोएम बिगेन्स विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ मेंडिंग स्टोन वॉल दैट है। अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यह है, एज आई सेड, मेंडिंग वॉल का मतलब क्या है, रिपेयर करना, और वॉल का मतलब है दीवार। दीवार को रिपेयर करना, एक ऐसी दीवार की बात हो रही है जो पोइट और इसके हमसाये के बीच में है। वो दीवार दरअसल पत्थरों से बनी हुई है। जब जब गर्मियाँ आती हैं उस दीवार के पत्थर गिर जाते हैं साइड्स में। वो पत्थर बहुत बड़े होते हैं तो पोइट को वो पत्थर उठा के साइड पे रखने में, तो वो अपने हमसाये से बोलता है क्या मतलब, वो अपने हमसाये से क्या बोलता है कि क्यों ना हम इस दीवार को हटा ही दें, लेकिन उसका हमसाया राज़ी नहीं होता। आप इस पोएम के टाइटल से भी अंदाज़ा लगा सकिए, एक वॉल के बारे मीन्स एक दीवार के बारे में, एक दीवार की मुरम्मत करना उसके बारे में। द नाइबर, अब ये एक नाइबर है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। एक स्पीकर है, एक पोइट है और इसका एक नाइबर है, इनके बीच एक दीवार है। तो उस दीवार की रिपेयरिंग करना, जब वो रिपेयर करते फिर से जब गर्मी आती है वो दीवार गिर जाती है। अगेन पोइट कहता है कि क्यों ना हम इस दीवार को हटा दें, लेकिन जो उसका हमसाया है वो राज़ी नहीं होता। The narrator's doubts. The speaker expresses skepticism about the need for the wall as it only separates the two men's apple orchards. अब ये इस चीज़ को हम जो है जब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे तब भी ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक के साइड पे जो है पाइन्स आते हैं, दूसरे के साइड पे एप्पल्स आते हैं। तो मीन्स बागचे, जो बागचा होता है ना, एक के बागचे में जो है एप्पल्स आते हैं और दूसरे के बागचे में क्या आता है, पाइन्स आते हैं। तो ये चीज़ें भी डिस्कस हुई है। इसकी ट्रांसलेशन जब हम देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि इस दोनों का क्या कंसेप्ट है। ही क्वेश्चंस वेदर द वॉल ट्रूली सर्व्स एनी पर्पस और देयर आर नो काउज टू बी कंटेन एंड नो डेंजर ऑफ ट्रेस पेसर्स। और इसी तरह काउस का भी इसमें ज़िक्र आता है। काउस के बारे में भी है, जो गाय वगैरह हैं उनके बारे में है कि ना तो मेरे पास गाय हैं और ना उसके पास है, तो फिर हम ये दीवार क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे, क्यों बना रहे, क्यों रिपेयर कर रहे। यूनिटी एंड डिवीज़न, इस दीवार में आपको ये एक थीम भी है
कि यूनिटी भी होनी चाहिए। यूनिटी से मुराद कि दीवार को हमें हटा देना चाहिए, हमें मुत्तहद रहना चाहिए, और ये दीवार जो है हमें डिवाइड कर रही है। फिर नेचर्स इन्फ्लुएंस, अब पॉइंट ये भी कहता है कि इसमें जो है नेचर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, मतलब नेचर जो है इसमें इंटरप्शन कर रही है। नेचर ये नहीं चाहती कि ये दीवार बने, इसीलिए हमें ये दीवार जो है ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन इसका जो नाइबर है वो चाहता है कि नो, ये दीवार जो है इसी तरह मेंटेन रहनी चाहिए, ये दीवार कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ये मेरे फादर की जो है मतलब एक किस्म की नसीहत है मुझे कि ये दीवार जो है हमेशा रहनी चाहिए। द फाइनल लाइन्स, द पॉइंट कंक्लूड्स द स्पीकर रिफ्लेक्टिंग। इस फाइनल लाइन्स में क्या है, ये अगेन जो है दूसरा जो इसका नाइबर है उसके बारे में भी है, उसके जो फादर ने उसे जो एडवाइस की थी दीवार से रिलेटेड, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो एक सेंटेंस, ये इसके फादर जो इसके जो हमसाए हैं उसके जो फादर थे उसने ये सेंटेंस अपने बेटे को कहा था कि गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स इज़ रिपीटेड। ये दो है, ये सेंटेंस 2 दफ़ा रिपीट हुई है। अब जो हमारा मेन पर्पज़ है वो है पोम ट्रांसलेशन। सो समटाइम्स देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, समथिंग दैट देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल। समथिंग का मतलब है समवन, यहाँ कोई ऐसा है जो इस दीवार को पसंद नहीं कर रहा। दैट स्पेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट, जो ये सब कर रहा है, जो नेचर को ठंडा कर देता है, क्योंकि सर्दियों में या जो सर्दियाँ आती है जब ग्राउंड पर बर्फ़ जम जाती है तो वो बर्फ़ स्वेल होने लगती है। एंड स्पेल्स द अपर बॉल्डर्स इन द सन, और गर्मियों में वो बर्फ़ स्पेल होने लगती है, मतलब गलने लगती है, जिससे ऊपर की तरफ से जो बॉल्डर्स हैं यानी जो पत्थर हैं वो गिरने लगते हैं। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास एब्रेस्ट, और ये हमारे बीच में दीवारें बढ़ा देती है, इतना गैप बढ़ा देती है कि 2 लोग या 2 जिन्हें वहाँ से पास हो जाए। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। अब यहाँ पे हंटर्स की बात आती है कि शायद ये कोई हंटर तो नहीं कर रहा है दीवार गिराने को, ये दीवार जो गिर रही है ये कोई हंटर तो नहीं कर रहा। और ये हंटर्स का काम नहीं है, उनका काम दूसरा है, वो अलग तरीके से इस काम को करते हैं। और अगर वो ये करते भी हैं, थोड़े बहुत पत्थर गिरा भी देते हैं, फिर आगे से उसने एक रीज़न बताई है, आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, तो फिर मैं आता हूँ और इस दीवार को रिपेयर कर देता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, दीवार के जिस हिस्से को उन्होंने तबाह किया तो मैं ख़ुद ही उसको रिपेयर कर देता हूँ। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। और अब ये जो हंटर्स है उसके बारे में बताया गया कि हंटर्स क्यों ये दीवार करेंगे, उन्होंने एक रीज़न बताई। और हंटर्स ऐसा करते क्यों हैं, शायद उनको जो खरगोश दीवारों के अंदर छुपे होते हैं उनको निकालने के लिए ये करते होंगे। ठीक है, ये दीवार इसलिए हंटर जो है गिराते होंगे, जो खरगोश दीवारों के अंदर जो छुपे हुए हैं, शायद इसलिए ये दीवार जो है वो गिरा रहे हैं। टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मीन, ताकि उन खरगोशों को हंटर्स के कुत्ते खाए, लेकिन मेरा मतलब ये गैप्स, नो वन हैज़ सीन देम मेड और हर्ड देम मेड, इनको ना तो पहले किसी ने देखा है और ना ही इनके बारे में सुना है कि ये कैसे बनी। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, और स्प्रिंग के टाइम पे जब मेंडिंग टाइम होता है, मतलब जब मरम्मत का टाइम होता है, हम लोग यहाँ पे आते हैं उस दीवार की मरम्मत करने, तो हमें ये गैप्स यहाँ पे मिलती है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, स्पीकर का एक हमसाया है जो बियॉन्ड द हिल रहता है। अब उस हमसाए के बारे में बताया जा रहा है, उसके और स्पीकर के बीच में ये दीवार है। एंड ऑन अ डे वी मेट टू वॉक द लाइन, तो जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है तो एक दिन ये दोनों मिल के टाइम निकाल कर दोनों नाइबर आपस में मिलते हैं और इस दीवार के साइड बाय साइड चलते हैं। वो अपनी तरफ से चलते हैं और स्पीकर अपनी तरफ से चलता है। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और जहाँ जहाँ अपनी तरफ इनके पत्थर बिखरे हुए होते हैं उनको ये दोनों अपनी अपनी तरफ ठीक करने लगते हैं। एंड कीप द वॉल बिटवीन अस वी गो, हम दोनों इस दीवार को अपने बीच वैसे के वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे ये है।
and some are laws and some so nearly balls, सॉरी टू ईच द boulders that have fallen to each, और हम दोनों ने तय किया कि जिसके साइड पत्थर गिरेगा वही इन पत्थर को उठाकर दीवारों पर वापस रखेगा। ठीक है, अब ये लाइन जो है एंड सम आर लॉज एंड सम सो अर्ली बॉल्स, कुछ ये पत्थर तो लॉज के शेप के हैं और कुछ बिल्कुल बॉल्स के शेप के हैं। उसके आगे जो है क्या लाइन है कि एंड वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक दम बैलेंस, और ये पत्थर वहाँ पर रखना इतना मुश्किल काम है, इसको करने के लिए किसी जादू की ज़रूरत पड़ेगी जो इन पत्थरों को बैलेंस कर सके। स्टे वेयर यू आर अनटिल आवर बैक्स आर टर्न। अब स्पीकर और नेबर दोनों ये चीज़ चाहते हैं कि पत्थर जो है अपने अपनी जगह पर हो, इससे पहले कि ये दोनों अपने अपने काम पर ही लौट जाए, मतलब ये दोनों कोई काम भी करते हैं। वी वेयर आवर फिंगर्स रब विद हैंडलिंग दैम, और इन पत्थरों को संभालते संभालते हैंडल करते करते हमारे हाथों की जो उंगलियां है वो रफ हो गई है। ओह जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, और ये एक टाइप का आउटडोर गेम बन चुका है। फिर अगले लाइन में क्या कहता है, वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटल मोर, वन ऑन अ साइड, और ये दीवार हमारा नेट है, इस काम का कोई गहरा पर्पज़ नहीं है। मतलब ये जो दीवार है इस तरह लग रहा है जैसे हम टेनिस खेल रहे, दीवार जो है एक जाल है, ठीक है, नेट बना हुआ है, और मैं उस साइड हूँ और ये दूसरा जो मेरा नेबर है वो उस साइड, हम एक दूसरे को जो है बॉल फेंक रहे हैं, मतलब बॉल मार रहे हैं। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, कि जहाँ पे दीवार है हमें उस दीवार की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल फाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। अब ये चीज़ मैंने आपको उसमें बताई थी की पॉइंट्स में कि इसको मैं डिस्कस करूँगा। सो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, मेरा हमसाया ये अपने बागचे में पाइन के ट्रीज़ लगाता है और मैं एप्पल ट्रीज़ लगाता हूँ। अब ये दोनों लाइंस एक साथ पढ़ेंगे, माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट क्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम। अगर हमारे बीच ये दीवार हट भी जाती है तो मेरे एप्पल्स उस साइड जाके उसके कॉर्न्स को नहीं खाएंगे, ये बात मैंने उससे कही, यानी उसे बताई थी। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स, ये सेंटेंस 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हम दोनों के बीच की ये जो दीवार है जितनी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग होगी, फेंसेस का मतलब होता है बाड़े, इतने ही अच्छे हमारे रिलेशंस होंगे, इतने ही अच्छे हम पड़ोसी होंगे, यानी वो प्राइवेसी चाहता है। अगेन ये दो लाइंस एक साथ पढ़ेंगे, स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वॉन्डर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। तो इन दो लाइंस का मतलब है, स्प्रिंग का सीज़न जो है स्पीकर के लिए बहुत ही बुरा रहता है और वो चाहता है कि वो किसी तरह से ये आइडिया अपने नाइबर्स के दिमाग में डाले कि बीच में से ये दीवार हटनी चाहिए। अगेन ये लाइंस जो हैं एक साथ पढ़ेंगे, वाई डू दे मेक गुड नाइबर्स इजंट इट वेयर देयर आर काउस बट हेयर देयर आर नो काउस, कि ये दीवारें हमको क्यों अच्छा नाइबर्स बनाएगी। क्या यहाँ, अब ये किस्म का सवाल है कि ये दीवारें हमको क्यों अच्छा नाइबर्स बनाएगी, क्या यहाँ पे आसपास कोई गाय हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गाय नहीं है। हम दोनों जो है हम दोनों में से किसी के पास कोई गाय नहीं है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, कल को अगर मैं कोई दीवार बनाऊंगा मैं खुद से एक बार पूछूंगा, व्हाट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, इस दीवार को बनाने के पीछे क्या मकसद है। इट्स द बेस्ट पॉइंट, जब भी आप कोई काम करते हो तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए, अगर हम इसको एनालिसिस करें कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मकसद होना चाहिए। इसी तरह कह रहा है पॉइंट भी यही कहता है कि अगर कल को मैंने एक दीवार बनानी तो सबसे पहले मैं अपने आप से पूछूंगा कि अगर मैं दीवार बना रहा हूँ तो इस दीवार को बनाने का मकसद क्या है। आगे क्या कहता है, एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और ये दीवार बना के मैं उसको ऑफेंड तो नहीं कर रहा, यानी मैं उसको तकलीफ़ तो नहीं दे रहा। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई दीवार बना रहा हूँ, दीवार के अलावा कोई भी काम हो, तो क्या मैं उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहा, उसे ऑफेंस तो नहीं कर रहा। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, कोई तो है
जिसे दीवार जहाँ पे पसंद जहाँ कोई तो है जिसे ये दीवार पसंद नहीं है। समथिंग मीन्स मैंने स्टार्ट में बताया था, समथिंग का मतलब है समवन, कि कोई तो है जिसे ये दीवार पसंद नहीं है। दैट वॉन्ट्स इट डाउन आई वुड से एल्व्स टू हिम, जो ऐसे बार बार गिरा देता है, और मैं ऐसे एल्व्स कहता हूँ, अपने हमसाये को बताता हूँ कि ये एल्व्स का काम है। ठीक है, एल्व्स का मतलब है एक तरह से नेचर का काम है। बट इट्स, अब ये इस लाइन में अगेन क्या कहता है कि नहीं ये एल्व्स का काम नहीं हो, बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली एंड आई वुड रदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, आई सी हिम देयर। लेकिन ये एग्जैक्टली एल्व्स नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे नाइबर ख़ुद इस बात को समझे, उसे ख़ुद ये बात समझ में आ जाए कि नेचर भी इस दीवार को यहाँ पे नहीं रखना चाहते। मैं उसको देखता हूँ, यानी मेरे हमसाये को। Bringing a stone grasped family by the top in each hand like an old stone savage armed। वो अपने दोनों हाथों में पत्थर लेके आ रहा है, उसके टॉप से अपने हाथों में पत्थर को जकड़ कर रखा है, और वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ओल्ड मैन पत्थर उठाता है अपने दोनों हाथों में। मेरे हमसाये के अंदर डार्कनेस है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। मेरे हमसाये के अंदर डार्कनेस है, यानी वो डार्कनेस में मूव कर रहा है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड्स ऑफ ट्री, वो डार्कनेस वो नहीं जो पेड़ों के सायों से उसके ऊपर पड़ रही है, बल्कि इसके दिल के अंदर एक डार्कनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे दिलों के अंदर जब डार्कनेस होती है तो भी हम ये दीवारें जो हैं लोगों से नाता या ताल्लुक़ वगैरह ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट भी यही कहता है कि शायद मेरे हमसाये के दिल में जो है डार्कनेस है, इसीलिए वो दीवार बना रहा है, इसीलिए वो दीवार जो है ख़त्म नहीं करना चाह रहा है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, ये उस बात के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएगा जो इसके फादर ने इसको कही थी। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो अपने फादर की इस बात को बड़ा पसंद भी करता है, वो अपने फादर की बात को सही भी मानता है। मैं कितना भी उसको समझाऊँ। ही सेज़ अगेन, वो दोबारा कहता है, वो अगेन दोहराता है, वो बार बार कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स, यानी उसके फादर बोलते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स, के दीवारें जितनी स्ट्रॉन्ग हो उतना ही बेहतर है। मतलब जो पॉइंट का नाइबर है वो प्राइवेसी चाहता है। आई होप आपको इस पोएम की समझ आई होगी। अब इसके जो थीम्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है बाउंड्रीज़ एंड डिवीज़न, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि क्या थीम है। देखो डिवीज़न जब भी डिवीज़न आप करते हो सो इट मीन्स आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, आप यूनिटी नहीं चाहते। सेम टू सेम यहाँ पे जो इसका नाइबर है पॉइंट तो यही चाहता है, जो स्पीकर है वो यही चाहता है कि भाई हमारे बीच में जो है दीवारें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। जो दीवार हम बार बार जो है लाइक इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, अगेन वो गिर जाती है, मतलब नेचर को भी पसंद नहीं आ रहा, तो ये जो है ख़त्म होनी चाहिए। ये जो बाउंड्रीज़ है, ये जो आपने डिवीज़न की है, ये जो है ख़त्म होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे नाइबर बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रेडिशन एंड कस्टम। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑफ द पावर ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम दैट आर पास्ड ऑन थ्रू जनरेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आपने नोट किया होगा, बल्कि आपकी फैमिलीज़ में होंगे, बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे डिवीज़न होती है। डिवीज़न से मुराद मतलब उनके आबा व अजदाद से चलता आ रहा है कि भाई हमने अपने आप को डिवाइड रखना है, अपनी फैमिली के अंदर एक साथ यूनिटी में नहीं रहना है। सेम टू सेम यहाँ पे पॉइंट भी यही कहता है कि ये इस तरह लगता है कि जैसे मतलब ये एक जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। ठीक है, नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है कि भाई हमने एक साथ नहीं रहना। सो यहाँ पे भी ये चीज़ जो है मेंशन की गई है कि ऐसा लग रहा है कि जो इसका हमसाया है, मतलब उनके जनरेशन में ये चलता आ रहा है कि वो ये नहीं चाहते कि वो अपने हमसाये या अपनी जो इसके आसपास रहते हैं उसके साथ इत्तेफाक में रहे, यूनिटी में रहे। वुमेन कनेक्शन एंड यूनिटी, इसी तरह कहता है कि इंसान का जो एक कनेक्शन होना चाहिए, मतलब ये ज़रूरी है, और यूनिटी बहुत ज़रूरी है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह नेचर्स रोल एंड अपोजिशन। अब नेचर जैसे ये कहता है कि जब हम दीवार बनाते हैं तो फिर गिर जाती है, स्पेशली गर्मियों में। अब इसकी वजह क्या है, ये कहता है कि ये नेचर का रोल है, नेचर ये नहीं चाहता कि ये दीवार बिल्ट हो, नेचर अपोज करता है, मुखालफत करता है। ठीक है, अपोजिशन मीन्स मुखालिफ या मुखालफत करना, तो नेचर जो है इसको अपोज करता है। नेचर भी ये नहीं चाहता कि ये दीवार जो है कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, दीवार जो है इसकी लाइक मेंडिंग होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ जो है इत्तेफाक में रहना चाहिए।
Symbolism. The wall itself is a powerful symbol throughout the poem. It represents physical and metaphorical barriers that humans create to separate themselves. वॉल किस चीज़ को, देखो दीवार जो है हमेशा सेपरेशन को जो है सिम्बलाइज करता है. सो सिंपल, war is a symbol of separation. Separation between two families, separation between families, separation between neighbors, separation like in relationship. So wall जो है इस चीज़ को symbolize कर रहा है. The stones that make up the wall also hold symbolic significance that represents the building blocks of the barriers that people construct between themselves. इसी तरह जो stone है obviously ये किस चीज़ को, ये एक building blocks होते हैं और ये एक barriers होते हैं किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो एक दूसरे के साथ जिनका रिलेशन होता है ताकि उसको ख़त्म कर सके. द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल एंड प्लेसिंग द स्टोन्स बैक इन देयर पोजीशंस सिग्निफाइज द प्रिपरेशन ऑफ डिविजन्स एंड द एफर्ट ऑफ अपहोल्ड these barriers. Nature's force. The force of nature, such as frost and hunter, symbolize the opposing natural elements that challenge and undermine human attempts to maintain boundaries. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. नेचर किस चीज़ को नेचर कभी भी ये नहीं चाहती कि इंसान जो है वो मतलब यूनिटी में ना रहे, डिवाइडेड रहे. नेचर हमेशा यही चाहती है कि इंसान जो है यूनाइटेड रहे, इंसान जो है उनकी डिवीज़न ना हो, चाहे वो नाइबर्स हो, चाहे वो कोई फैमिलीज़ हो. तो सेम टू सेम नेचर बार बार ओपोज करता है. ये नेचर जो फोर्स ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है कि नेचर डजंट वांट दैट समवन that there should be a boundaries between families or between families or between and like among neighbors. The apple trees, although not explicitly mentioned in the poem, the apple trees in the orchards of their either side of the wall can be seen as a symbolic representation of the harmonious or fruitful relationship that could exist without the barrier. तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, ये भी कहता है कि एक ऐसे एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप को जो है सिम्बलाइज कर रहा है. जो एप्पल ट्रीज़ है ये किस चीज़ को, फ्रूटफुल रिलेशनशिप को सिम्बलाइज कर रहा है कि जो बैरियर्स है वो ख़त्म होने चाहिए. दे सर्व एज अ कंट्रास्टिंग इमेज ऑफ द डिवाइसिव वॉल सिम्बलाइजिंग द पोटेंशियल फॉर यूनिटी एंड शेयर्ड अबंडेंस. मतलब एक दूसरे के साथ जो है यूनिटी में रहना चाहिए. ये जो है एप्पल ट्री जो है सिम्बलाइज़ कर रहा है, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप को जो है सिम्बलाइज़ कर रहा है. सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.